बच्चों सुप्रभात। कक्षा नवम में चित्रित पाठ पुस्तक के काव्यखंड से कैदी और कोकिला नामक कविता का कार्य चल रहा था। इसमें पाठ पर आधारित जो हमारे प्रश्न अभ्यास थे उन्हीं से संबंधित कार्य चल रहा था। पिछले टर्न में मैंने प्रश्न नंबर 9 तक प्रश्नों के सभी उत्तरों को वीडियो के माध्यम से समझाया था और फिर उन सभी के प्रश्नोत्तरों को लिखकर आपको लिखने के लिए प्रेषित किया था। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सभी ने सब काम लिख लिया होगा और तैयारी भी करते चल रहे होंगे। आज उसी क्रम में हम आगे प्रश्न नंबर 10 से प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर भेज रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, काली तू ऐ काली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसमें जो काली शब्द का विवेचन आया है उसका विवेचन करना है। तो आपने जब पंक्ति में पढ़ा था तो पढ़ा था कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। इतने बार काली शब्द इसमें प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब देखिए काली शब्द का प्रयोग यहां पर कवि के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है और आपने पढ़ा है कि जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में होती है वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है ना, तो यमक अलंकार होता है। यहाँ पर काली शब्द के विभिन्न रूपों में जो कवि के द्वारा प्रयोग किया गया है उसका चमत्कार देखिए। काले रंग के रूप में, कोयल का रंग भी काला है, ठीक, रात भी काली है, काले रंग के रूप में प्रयोग हो रहा है। टोपी का रंग भी काला है, कमली का रंग भी काला है, ठीक, और जो लोहे की हथकड़ियाँ थी उनका भी रंग काला है। ठीक है, तो ये तो बच्चों आपने देखा काले रंग के रूप में। काले रंग के रूप में क्या लिख सकते हैं? काली तू रजनी भी काली, ठीक, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। ये सब काले रंग के रूप में हम चमत्कार देखने लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं यातनाओं के रूप में, शासन के रूप में, जो ब्रिटिश सरकार का था, तो शासन की करनी भी काली, यानी अन्याय के रूप में। एक तो काले रंग के रूप में, दूसरा अन्याय के रूप में। ठीक, शासन की करनी भी काली। शासन कैसा है? अंग्रेजों का, जो हमारे भारतीय कारागार में बंद है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके साथ बड़ा ही यातना भरा, यातना से परिपूर्ण उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें कठिन परिश्रम करवाया जा रहा है, बहुत उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, पेट भर भोजन नहीं दिया जाता है। तो ये शासन की करनी काली, अन्याय के रीति रिवाज, अन्याय ढंग से, अन्यायपूर्ण ढंग से शासन करना, ये यहां पर काली रंग प्रदर्शित करता है, काली शब्द। ठीक, अब तीसरा अर्थ और क्या लग सकते हैं? तीसरा एक अर्थ हम ले सकते हैं भयानक। काली लहर कल्पना काली, लहर पानी की, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों को देखकर भय लगता है। तो सरकारी जो उस समय का ब्रिटिश शासन का
माहौल था उसे देख करके हम लोगों के मन में भय व्याप्त था। कल्पनाएं भी वैसी हो गई थी, पता नहीं क्या होगा, भविष्य कुछ निर्मल स्वच्छ आगे नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से भयानक के रूप में, यानी काली को क्या आपने देखा बच्चों, काले रंग के रूप में, नंबर 2 अन्याय के रूप में, और नंबर 3 में हम देखते हैं किस रूप में, भयानक के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 रूपों में इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी श्रृंखला में हम जो अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 में चलिए पढ़ते हैं उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11 है बच्चों हमारा, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क्या है प्रश्न नंबर 11? क्या है प्रश्न नंबर 11 में हम काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक, प्रश्न नंबर 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य लिखना है उसको। किसका काव्य सौंदर्य लिखना है? किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, इस प्रस्तुत पंक्ति का काव्य सौंदर्य हमें प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर ये दावानल शब्द प्रयोग किया गया है और जो दावानल की ज्वालाएं बताई गई हैं, ये किस किस रूपों में दिखाई गई हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, इसके संबंध में हमें बताना है। ठीक, तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। अब जब वहां पर रात्रि में कोयल की आवाज को कवि ने सुना तो वो प्रश्न करता उससे कि हे कोयल, तुम्हें कौन सी दावानल की ज्वालाएं दिख रही हैं, कौन सी घटना तुम्हें दिखी है, या आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में आपने क्या अनुमान लगाया जो इतनी रात को तुम बोल रही हो, चीख पड़ी हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दावानल की ज्वालाएं हैं देखी में दावानल ये रूपक के रूप में भी प्रयोग होता है, रूपक अलंकार लिख सकते हैं। और दावानल आप जानते हैं विषम फैली हुई आग। ठीक है, बड़वाग्नि होती है, जठराग्नि होती है, दावाग्नि होती है। तो ये सब अलग अलग अग्नियों के नाम हैं। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है दावानल की ज्वालाएं में। यानी क्या लिख सकते हैं हम, दावानल में रूपक अलंकार है और ये जो दावानल की ज्वालाएं लिखा है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, और देखते हैं कि जब कोयल बोलती है, चीखती है, तो उसकी आवाज को सुन करके कवि उससे प्रश्न करता है। और जब प्रश्न करता है तो इस तरह से कोयल को मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों मानवीकरण अलंकार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। और चूंकि कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूछ रहा है, उसे मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी हम लिख सकते हैं। और ये जो दावानल की ज्वालाएं हैं, ये यातनाओं के विषय में हैं जो कारागार में हमारे देश के स्वदेश प्रेमियों को, स्वतंत्रता के प्रेमियों को, आज़ादी के प्रेमियों को दी जा रही थी।
ठीक है। इसी में एक और है खा नंबर, तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रड़बेरी। इसमें कवि का कोयल के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट किया गया है। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हारे गीत को सुन करके तो लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ रोना भी गुनाह है, रोने को भी यहाँ गुनाह माना जाता है, उस पर भी यहाँ दंड मिलता है। ठीक है। देख विषमता तेरी मेरी, अरे जरा अपनी और मेरी विषमता को देखो, तुम तो स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, कहीं भी उड़ सकती हो, रह सकती हो, आकाश में विचरण करती हो, हरी हरी डालों पर बैठती हो, लेकिन मैं तो यहाँ काल कोठरी में रहता हूँ। उसको देख कर, ये मेरी और अपनी विषमता को देख करके भी तुम रणभेरी बजा रही हो, युद्ध करने की बात कर रही हो, लड़ाई लड़ने की बात कर रही हो। तो इसके विषय में भी इस तरह से आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसी पाठ में 2 प्रश्न हमारे लिखे हैं रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर, जैसा कि प्रश्न नंबर जो अगला है 12, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात क्यों की। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 जो है हमारा, लिखते हैं इसको, प्रश्न नंबर 11। कवि जेल के आसपास कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है। लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है। ठीक। कवि ये पूछना चाहता है कि वहाँ जेल के आसपास बहुत सारे पक्षी बोलते होंगे, चिड़िया बोलती होंगी, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है, ऐसा क्यों। तो देखिए बच्चों, ऐसा क्यों हुआ। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता था, लेकिन कोयल की जो चीखने की आवाज़ थी, कोयल की जो बोलने की आवाज़ थी, वह कवि के मन को छू गई। उसने कवि के मन को झकझोर दिया। इसीलिए कवि ने कोयल का इसमें वर्णन किया है, कोयल की बात की है। ठीक है ना। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता तो था, लेकिन वास्तव में जो कोयल की आवाज़ थी, कोयल का जो मधुर स्वर था, वो हृदय, कवि के हृदय को स्पर्श करता है, छू लेता है, उसके हृदय को झकझोर देता है। और इसीलिए कवि ने यहाँ पर सिर्फ कोयल की बात की है, अन्य पक्षियों की नहीं। आप भी जानते हैं कि कोयल का बोलना तो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी मधुर आवाज़ होती है।
ऐसा कहा भी जाता है जब बोलो तब कोयल की तरह मधुर बोलो। यही कारण रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इसी रचनात्मक प्रश्नों में था। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? ठीक है, तो इस प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा 13। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? ठीक, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? देखिए बच्चों, अंग्रेज सरकार हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आम कैदियों के साथ ही जेल में रखती थी और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा कि आम कैदी अपराधी जो है उनके साथ होता है। वास्तव में एक गलत था, लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? तो देखिए, जो अंग्रेज सरकार थी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जो चोरी करने वाले थे, बटमार थे, रागजनी करने वाले थे, लुटेरे थे, उनके साथ रखती थी कि जिससे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो। वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को दबाना चाहती थी, उनका दमन करना चाहती थी और इसीलिए उन्हें हर तरह से प्रताड़ित कर रही थी, हर तरह से परेशान कर रही थी। उसी तरह से उनसे परिश्रम लेती थी, तो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी वह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को परेशान करना चाहती थी, उनका दमन करना चाहती थी, उन्हें विवश करना चाहती थी कि वो स्वतंत्रता के लिए इस तरह का संघर्ष करना बंद कर दें। और इसीलिए उन्हें अपराधियों के साथ रखती थी और साधारण अपराधियों जैसा ही व्यवहार करती थी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ये जो लेसन था कैदी और कोकिला, ये लेसन समाप्त हो रहा है, समापन की ओर है। ठीक है, ये जो प्रश्न उत्तर 4 रह गए थे आज इस वीडियो के माध्यम से भी आपको समझा दिए गए हैं, तो आप इसके माध्यम से भी लिख सकते हैं और साथ ही इन प्रश्नों को लिख करके भी प्रेषित कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। ये सारा कॉपी में आपको लिखना है। और बच्चों इसी के साथ ही आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का काव्य खंड का कोर्स था वो सब पूरा होता है। गद्य खंड का आपका पूरा हो गया है। ठीक है, क्षितिज में
और क्षितिज में काव्य खंड का ही इस पाठ के साथ ही साथ आपका कोर्स पूरा हो रहा है। कृतिका में जो पूरक पुस्तिका है उसमें पहले से ही आपके 2 लेसन करा दिए गए हैं, वही दोनों लेसन आपकी परीक्षा में आने हैं। और अगले दिन अब हम आपके व्याकरण में अभी जो कुछ कराना है उसको लेकर के प्रस्तुत होंगे और व्याकरण से संबंधित अगले टर्म में बातचीत होगी। ठीक है।